नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम अग्निपथ की अग्नि परीक्षा और मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। अग्निपथ की अग्नि परीक्षा का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्या यह अग्निवीरों का कोई प्लान है? सैन्य भर्ती योजना के विरोध में लगातार हो रहे प्रदर्शन पर सबकी अपनी अपनी राय है। सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट पे है। रेल संपत्ति की सुरक्षा और जनमानस की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आखिर अग्निपथ पर राजनीति क्यों हो रही है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लेकर आए हैं स्पेशल प्रोग्राम अग्निपथ की अग्नि परीक्षा। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं द्वारा हो रहे प्रदर्शन को लेकर बुलाए गए भारत बंद धनबाद में काफी असरदार दिखा। कई ट्रेनें रद्द रहीं। पहले यह रिपोर्ट देखिए। एक योजना जिससे उम्मीद जगी थी कि युवाओं में उल्लास का सृजन होगा। एक योजना जिससे उम्मीद जगी थी कि समाज के युवा राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। एक योजना जिससे उम्मीद थी कि समाज में एक बदलाव आएगा। उसी योजना ने भारत के कई हिस्सों को आगजनी, उपद्रव और हिंसा के मकड़ जाल में फंसा के रख दिया है। अब तो आलम यह है कि आज भारत बंद के दिन आम लोगों के लिए तो मानो समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया है। और कह लिए गए थे? ट्रीटमेंट के लिए गए। ट्रीटमेंट के लिए गए थे। तो क्या दिक्कत हो रहा है आज? ऐसे ट्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग को आने में, एलएटी में। हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी में मुझे नज़र आ रहा है देखने एज ए सिक्योरिटी। आज भारत बंदी को लेकर के ना तकलीफ होती है। रेलगाड़ियों का परिचालन काफी हद तक बंद रहने से यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है। आकाश में उड़ता हुआ ड्रोन सुरक्षा की तैयारी को और पुख्ता बना रहा है। दुकानों पर तो ताला लटका हुआ है। राहगीरों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। सड़कें सुनसान सी हैं। इक्का दुक्का वाहन ही सड़क पर नजर आ रहे हैं। तो हम लोग को कल पता चला कि आज तो भारत बंदी है, तो हम लोग यहाँ उतरे तो उसका असर हम लोग को साफ दिखाई पड़ रहा है। सारा चीज बंद है ना? तो कहाँ जाना है आपको? हमको तो जाना है बरकट्ठा। बरकट्ठा? अभी देखते हैं, कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा रहने खाने के। बंदी से नुकसान है ना? बंदी से बहुत ज़्यादा तकलीफ है आने जाने में। कोई अगर मतलब एजेड आदमी है उसके लिए और परेशानी है। हम लोग अग्निपथ योजना ने आंदोलन का रूप ले लिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक आम लोगों को समस्याओं से दो चार होना होगा। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। किस तरह रहा आज का माहौल और क्या कुछ रही अन्य गहमा गहमी, इसके लिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी दीपक कुमार इस वक्त धनबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी दीपक, सबसे पहला सवाल, सबसे अहम सवाल मेरा यही है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो उस वक्त उस पूरे नज़ारे का, उस पूरे मंजर को आपने करीब से देखा है, लोगों की मुश्किलें देखी हैं। सबसे पहले तो बताइए, भारत बंद का क्या असर आज आपको देखने को मिला? जी कुणाल जी, मैं बता दूं कि आज सुबह ही हम लोग यहाँ धनबाद स्टेशन पहुंच गए थे और वहां पर कवरेज करने के लिए पहुंचे। तो वहां पर देखे स्थिति सामान्य है, किसी तरह का आवागही नहीं है। चारों तरफ बैरिकेड लगा हुआ है। स्टेशन के दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर जितने भी यहाँ पर दरवाजे हैं वहां पे लगे हुए थे और वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया हुआ था। वहां पर सबको सर्च करके अंदर जाने दे रहा था और बाहर भी जो आ रहे थे, जो यात्री लोग आ रहे थे बाहर से, उन लोग को ब्रैकेट से बाहर निकाला जा रहा था। ट्रैफिक पर क्या प्रभाव पड़ा था दीपक जी? क्या सुचारू रूप से, सुगम रूप से ट्रैफिक चल रही थी? देखिए, दोपहिया वाहन और जो ऑटो वो तो लगातार चल रही थी, मगर चरपहिया कम ही देखने को मिल रहे
रोड पे देखने को मिल रही थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। और राहगीरों से आपकी बातचीत हुई, कुछ बातचीत हुई मुसाफिरों से, राहगीरों से, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, चेन्नई से जो ट्रेन आई हुई थी, LFP जो आई थी, उनके यात्रियों जब स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, उनसे कुछ यात्रियों से हमारी बात हुई थी। उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि बंदी से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, आने जाने में अभी गाड़ी उड़ी नहीं मिल रही है, स्टेशन से निकलकर पैदल हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है, इसके लिए हम लोग कठिनाई महसूस कर रहे हैं। जी, राजस्व का भी काफी कुछ नुकसान हुआ है और राजस्व उगाही में एक अहम किरदार दुकानदार भी होते हैं, उनका क्या कुछ कहना था? दुकानदार लोगों का जो स्टेशन के आजू बाजू जो दुकान थे वो तो लगभग सभी बंद थे, और स्टेशन से बाहर जो बाजार कुछ जो खुले हुए थे, कुछ खुले हुए थे, कुछ बंद थे। जो बंद किए हुए थे उन दुकानदारों का कहना है कि हम लोग को जो बंदी से हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाता है, बिक्री नहीं होता है। एक हम लोग का यही एक जरिया है पैसा आने का, वो बंद हो जाने के बाद हमारे घर की स्थिति की हालत ठीक नहीं रहती। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए दीपक, आपका बेहद शुक्रिया। अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि आज भारत बंद का क्या कुछ मंजर आपने खुद अपने आंखों से देखा और किस प्रकार राजस्व के साथ साथ लोगों की सहूलियत के साथ भी काफ़ी परेशानी हुई है। अब बात करेंगे बंद को लेकर ही, क्योंकि आज यह स्पेशल प्रोग्राम बंद के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब जो बात होगी वो बात होगी भागलपुर की। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और भारत बंद को देखते हुए भागलपुर रेलवे डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड में है। रेलवे स्टेशन पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। यह रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए रेलवेज की तरफ से भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आरपीएसएफ की एक बटालियन हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस से भागलपुर पहुंच चुकी है। उसे अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। सुल्तानगंज, जमालपुर, कहलगांव और भागलपुर में आरपीएसएफ की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में अभी तक रेलवेज को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। व्यापक तैयारी की गई है। सभी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर, स्टेशन पर जो महत्वपूर्ण स्थान है, सभी जगह पर डेपुटेशन किया गया है। मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी घूम करके देख रहे हैं। कंट्रोल रूम भी हम लोगों का 24 घंटे चालू है। तो पहले भी कोई समस्या नहीं हुई है और आज भी पूरी उम्मीद है कि किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं होगी। सर, बिहार बंद शांतिपूर्ण हुआ था, यहाँ पर आज भारत बंद को लेकर बिल्कुल वही जो मैंने बताया, सारी तैयारियां हम लोगों की एसओपी के हिसाब से हो गई है और आप लोग देख भी रहे हैं कि हम लोग भी निकल करके देख रहे हैं। सारे सीनियर ऑफिसर्स भी लगातार भ्रमणशील है, अतिरिक्त पुलिस बल भी हम लोगों को मिला है। तो पूरी उम्मीद है कि आज किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या पूरे जिले में नहीं है। अब तक क्या किसी तरह की कोई एक्टिविटीज देखने को मिली? नहीं, अभी तक की कहीं किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी की कोई सूचना नहीं। भागलपुर शहर की सुरक्षा को भी चाक चौबंद बनाया गया है। एसएसपी ने सभी अधीनस्थ वरीय अधिकारियों को भी सुबह से ही जगह जगह घूमते रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन के सभी पदाधिकारियों और जवानों के अलावा सीटीएस से मिले अतिरिक्त जवानों और बीएमपी के जवानों को भी बंद के दौरान शहर के सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंद के दौरान कोई गड़बड़ी और हंगामा न कर सके, इसके लिए विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी पुलिस के साइबर डिपार्टमेंट को नजर रखने को कहा गया है। एसएसपी बाबू राम ने कोयलांचल लाइव से बात करते हुए कहा कि भागलपुर शहर में सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए हर थाना क्षेत्र में पुलिस जवानों को ड्यूटी पर लगाते हुए 2000 से अधिक पुलिस वालों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जितने भी संवेदनशील स्थल हैं सभी जगह फोर्स, दंडाधिकारी, कैमरा इसकी प्रतिनियुक्ति की गई है और जो गड़बड़ी करने वाले संभावित लोग हैं उनको चिन्हित भी करके रखा गया है। सभी जगह नज़र रखी गई है। सभी पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाले लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। लेकिन अभी तक लोगों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है, इसके लिए मैं समस्त जिलावासियों को धन्यवाद देता हूँ। छात्र या अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं सभी ने
जो भी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी लोग इसी तरह का धैर्य का परिचय देंगे। 500 से अधिक फोर्स हम लोगों को बाहर जिला से मिला है, कुछ पैरामिलिट्री भी मिली है, बीएमपी भी फोर्स आई हुई है, दंगा निरोधी बल मिला हुआ है और लगभग पूरे जिला में 2000 से ज़्यादा संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सर, प्रदर्शनकारियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? जो भी किसी का विरोध प्रदर्शन है, कोई किसी को संदेश देना है, वो कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्ण तरीके से अपना लोग विरोध प्रदर्शित करें ताकि आम लोगों को कोई असुविधा ना हो। फिलहाल भागलपुर क्षेत्र से कोई अप्रिय घटना होने की कोई खबर नहीं है। कोयलांचल लाइव डेस्क। और इस पूरे मुद्दे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओम सिंह राणा जी जुड़ गए हैं, जो पूर्व प्रधान अधिकारी रह चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, और इस वक्त वह मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ऑनलाइन है। ओम सिंह राणा जी, सबसे पहले एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है कोयलांचल लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आज भी वही टॉपिक है, अग्निपथ के बारे में ही बात करेंगे हम। लेकिन इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं राणा जी। पहले ट्रेनें जलती हैं, ट्रेनें नहीं चलती हैं, अब भी पहिए थमे हुए हैं, भारत बंद का ऐलान हो जाता है। सरकार के द्वारा लाई हुई महत्वाकांक्षी योजना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लगातार बनी हुई है। आपका क्या कहना है? आदरणीय, मैं जो उस दिन अपना पक्ष रखा था उस पर अडिग हूं। स्कीम बहुत जबरदस्त है, इसको समझने और समझाने की जरूरत है। जो विपक्षी पार्टियां ऐसा होने नहीं देना चाहती। मैं यही कहूंगा, देश की संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान करने से और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं लोग। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको इस जो ये स्कीम है अग्निपथ वाली, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है और अपना भविष्य संवारने की जरूरत है। अगर ये लोग इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे, तोड़फोड़ करते रहे, तो इनके ऊपर पुलिस केसेज होंगे और उनके परिवार के लिए मुसीबत होने वाली है। राणा जी, ये कोई नई और पहली बात नहीं है जब राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी हो चुका है। और क्या आपको लग रहा है, जिस प्रकार छात्र, हमने ऐसे काफी छात्रों को देखा है जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, जिनका इस सुनहरे अवसर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे भी विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है छात्रों को मोहरा बनाया जा रहा है? आदरणीय कुणाल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने विजुअल्स देखे हैं। कई बार तो आपको एक टांग पर चलने वाला व्यक्ति भी हाथ में डंडे लेकर बसों के शीशे तोड़ता हुआ दिखाई दिया है, टैक्सी तोड़ता हुआ दिखाई दिया हुआ है। जो बंदा पहले से अपंग है, अपाहिज है, उसको तो वैसे भी सेना में जाने का मौका नहीं था। और अभी आपने जो कोट किया है, 25-26 साल के लड़के भी इसमें लिप्त हैं। तो ये पूरी तरह से जो विरोधी पक्ष की जो पार्टियां हैं उनका ये षड्यंत्र है। वो देश को जो है बदनाम करना चाहते हैं और वर्तमान सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सेना को ताकत पहुंचाने की एक कोशिश है। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत इनकम्बेंट्स भर्ती किए जाएंगे और हमारे देश की सेना और मजबूत होगी और जवां होगी। 32 औसत साल से घटकर 26 हो जाएगी। इसमें किसी को क्या फर्क पड़ना चाहिए, किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? इतनी गोल्डन स्कीम को भी लगातार यदि रिवॉल्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या हम यह मान लें कि कोई भी योजना जो भारत सरकार लाएगी सबका विरोध होगा? कृषि योजना में भी यही हुआ, हालांकि उसे रिवोक किया गया, और अब शायद अग्निपथ योजना में भी। क्या कहते हैं आप? आदरणीय, मैं तो फिर कुणाल जी, मेरा वही बात है कि जो अच्छी स्कीम आएंगी उन सबका वर्तमान सरकार के द्वारा जो भी अच्छी स्कीम लाई जाएगी उन सबका विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पहुंच रहा है, देश के अंदर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और नवयुवकों के लिए आप देखिए सेना का स्वरूप, सेना का प्रारूप ही बदल कर रख दिया जाएगा। ये सब अच्छे के लिए है। आप अगर 100 आदमियों की जरूरत है, 100 सैनिकों की जरूरत है रेगुलर आर्मी के, तो हम 400 लोगों को रिक्रूट इसीलिए कर रहे हैं कि 100 की जरूरत है तो 100 तो अंदर जाएंगे, बाकी 400 अग्निवीर जब बाहर जाएंगे तो वो बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे। हर एक क्षेत्र में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त लोग होंगे, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और हमारा जो ख्याति है, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो सुदृढ़ होगा। तो
मैं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि कम से कम देश का नुकसान ना करें, हमारे युवाओं का नुकसान ना करें। जी बिल्कुल, हमारे देश की हमारा खूबसूरती, हमारे देश की खूबसूरती रही है ओम सिंह राणा जी लोकतंत्र में। लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र के तहत ही सरकारें चुनती हैं, बनती हैं और वो लोगों की सेवा करती हैं। तो ऐसे में यदि अगर कोई फेवरेट सरकार होती है, लोगों के लिए कोई योजना लाती है, तो क्या आपको नहीं लगता एक आम इंसान होने के नाते कि हमें कभी ना कभी उसकी खूबियों को देखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि लोकतंत्र के आड़ में विरोध प्रदर्शन कर सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचकर हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है? बहुत सोचने वाली बात है। आपकी बात कुणाल जी बिल्कुल सटीक है, ये सबको समझने की जरूरत है। देश हित में जो काम किए जाते हैं उनका समर्थन होना चाहिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कुणाल जी, आपके माध्यम से मैं आपके जितने दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि जब संसद में कोई भी जो एमएलए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जितने भी असेंबली में विधायक होते हैं, जब उनके लिए कोई वेतन भत्तों का कोई भी बिल आता है तो तब कोई विरोधी पार्टी, कोई पक्ष पार्टी कुछ नहीं देखा जाता, सब लोग हाथ खड़े हो करके उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब देश के लिए कोई अच्छा कानून आता है उसके ऊपर वे राजनीति करते हैं। यह भारत का दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद सेना में सेवाएं दे चुके हैं, सेना के कोड ऑफ कंडक्ट से वाकिफ है राणा जी। सेना के अंदर सेना के अधिकारियों की, पूर्व अधिकारियों की इस बारे में क्या राय है? क्योंकि तीनों सेना के प्रमुखों ने साथ में इसे लॉन्चिंग किया है, क्या अंदर भी कोई मतभेद है या ऑल इज वेल? मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिलाना चाहता हूं आदरणीय कुणाल जी कि ये कोई जल्दबाजी में लाई हुई स्कीम नहीं है। इस स्कीम को लाने से पहले इंटरनली भी जो सेना के तीनों अंगों के जो हमारे सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, जो जवानों के प्रतिनिधि हैं, उनसे और जो हमारे जो भी अधिकृत लोग थे उनके बीच में एक विचार विमर्श चलता रहा। पिछले 2 साल की मेहनत है, अंदर कोई मतभेद नहीं है, सब एक मत है कि ये स्कीम भारत की सेनाओं की एक स्वरूप अच्छे के लिए बदल कर रख देगा और भारत का इंटरनल स्वरूप बदल कर रख देगा। जब सैन्य प्रशिक्षण लिए हुए लोग अलग अलग स्थानों पर नौकरियां करेंगे तो उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा और भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, आपकी बात साफ है और स्पष्ट है, मैसेज क्लियर है और इस बात से हम यह मान सकते हैं सेना एकजुट है, सरकार एकजुट है, हमारी मंशा देश की भलाई की भी एकजुट है। रोड़े आ रहे हैं लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि देश हित में यह रोड़े जल्द हट जाए। लेकिन एक और अहम सवाल यह भी है जो आपने बहुत ही बेहतरीन मुद्दा उठाया है राणा जी। यदि भत्ते को इंक्रीज करने की बात होती है तो विपक्ष और पक्ष एक हो जाता है, लेकिन यदि देश हित में बात होती है तो सब बढ़ जाते हैं। क्या एक आम आदमी, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति यही सोचता है देश सर्वोपरि है? सिर्फ कहने की बातें हैं क्या? मैं ऐसा लगभग पूरी तरह से तो नहीं मानता, लेकिन आपकी बात में किसी हद तक सत्यता की झलक लगती है। क्योंकि देखिए, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए ताकि आम जनता को उनके ऊपर भरोसा हो, उनके द्वारा बनाई गई नीतियों पर भरोसा हो। ऐसा ना हो कि जब वे अपने लिए नियम कानून बनाएं तब उनका जो आधार है अलग हो और जब वो जनता के लिए कानून बनाएं उस समय पर उनकी सोच अलग दिखाई दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश हित सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम होना चाहिए। अगर हम इससे पीछे हटेंगे तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुणाल जी, एक पूर्व सैन्य अधिकारी होने के नाते मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट और पर्सनल सवाल पूछता हूं, आप क्या चाहते हैं? कृषि योजना भी बताई गई कि बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि शायद किसान भाई इसे समझ नहीं पाए। क्या इस योजना को रिवोक करने की कोई बात होनी चाहिए? अमेंडमेंट्स हो रहे हैं या फिर इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए? आदरणीय कुणाल जी, मैं अपने शब्दों पर अडिग हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं, पहले जब कृषि कानून आए थे, अगर आपने, मुझे पक्का पता है आपने उनको स्टडी किया होगा, 100% देश के भले के लिए थे। लेकिन विरोधी पार्टियों के चलते दबाव में आकर सरकार की तरफ से उतने प्रयास शायद नहीं किए गए थे पब्लिक को समझाने के, इसलिए वो रिवोक करने पड़े। लेकिन ये गलती ना तो सरकार कर सकती, वर्तमान सरकार, और ना ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा और अपने युवाओं के साथ खिलवाड़ किसी भी विरोधी पार्टी के इशारे पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरी तो एक बात और है आपसे राणा जी कि यदि अभी ही इतना रिवोल्ट युवा कर रहे हैं
शायद वो इस बात को भी दरकिनार कर रहे हैं कि उन्हें देश सेवा करने का मौका मिलेगा। आप किसी से भी बात कीजिए, यदि आप पहले बात करते थे, इंटरव्यू के दौरान बात करते हैं, तो वो यही बात कहते हैं कि हम देश के लिए हैं, देश के लिए हैं, देश के लिए हैं। लेकिन उन्हीं युवा की एक तस्वीर हमें दिखती है जब वो देश की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं। भारत सरकार जो उन्हीं के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसकी बात को नहीं मानते हैं और अपने बात पर अडिग होने के लिए ट्रेनें जलाते हैं और हर कुछ हद से गुजर जाते हैं। क्या ऐसे इनकम्बेंट्स रंगरूट जब सेना में जाएंगे और सेना के डिसिप्लिन को अच्छे से निभाने की काबिलियत रख पाएंगे क्या? भाई साहब, आपके ही सवाल में पहले जवाब अगर हम देखें, आप देखिए कुणाल जी, आपने मेंशन किया था और मैंने भी मेंशन किया था कि इस तोड़फोड़ की गतिविधियों में 25-26 साल के नौजवान भी हैं, व्यक्ति हैं, लंगड़े भी हैं जिनको पैर से ठीक से चल नहीं सकते। तो यह बिल्कुल क्लियर है कि यह है जो विरोधी पार्टियों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। इसमें वो युवक नहीं है जो नौकरी चाहते हैं। और यहाँ एक बात और मैं दावे के साथ कहता हूं कुणाल जी, आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस शो में, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे ही पहली भर्ती शुरू होगी, आप देखेंगे अगर 100 आदमी चाहिए तो अगर 1000 आदमी लाइन में ना हुए तो आप समझ लेना कि सरकार की नीति, सरकार की सोच गलत है। मैं गारंटी से बताता हूं आपको, जब भर्ती स्टार्ट होगी, जितनी वैकेंसी होगी उससे भी 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना तक लोग लाइन में होंगे। तो इसका मतलब यह है युवा इन तोड़फोड़ की गतिविधियों में नहीं है। जिन लोगों को सेना में भर्ती होना है वो शांति के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो तोड़फोड़ करेंगे, पुलिस केस होगा तो उनके भविष्य पर काला दाग लगेगा और वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। आपका वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है और आपने जिस मुद्दे पर अभी बातचीत की है राणा जी, उसी मुद्दे को लेकर मेरा सवाल था। मैं उसी सवाल को लाऊंगा, आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि हमारे छात्र बेकाबू हो गए हैं, जो युवा हैं। लेकिन एक बड़ा तबका छात्र का वो भी तो होगा जो इस पूरे योजना का समर्थन कर रहा है और उसकी बात फोर फ्रंट पर नहीं आ पा रही है, लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। क्या वह छात्र जो सिंसियरली सेना में जाना चाहता है, अपने आप को ठगा महसूस करता होगा? मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूं कुणाल जी, क्योंकि पिछले 3 साल से जब भर्ती नहीं हुई थी तो इस एरिया में मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा हूं एक पार्टी के, और उसमें मेरे सामने बड़ी समस्याएं आती थी। लोग बोलते थे हम ओवर एज हो चुके, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों का ध्यान रखते हुए वर्तमान सरकार ने जो इसकी आयु थी उसमें 2 साल की छूट दी और आपने देखा है करीब अभी 23 साल उम्र कर दी। तो मैं कहना चाहता हूं जो लोग लाइन में लगने के लिए बैठे हैं बेचारे, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम सेना में जाए। वो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व हैं ये वो लोग नहीं है जो सेना में भर्ती होने वाले हैं या उनको जाना है सर्विस में। ये विपक्षी पार्टियों के इशारे पर बर्बादी करने पर तुले हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको खराब करने, तोड़ने पर तुले हैं। ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये समझने की जरूरत है। युवा वर्ग अभी भी देश की जो वर्तमान सरकार है, जो नीति लेकर आई है, इसके साथ है कुणाल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, युवा वर्ग हमेशा से साथ रहा है और युवा भी चाहता है कि वह तरक्की करे, आगे बढ़े, क्योंकि उसके आगे बढ़ने से कलेक्टिवली हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम सिंह राणा जी, हमसे तमाम बात करने के लिए, अपने वक्तव्य स्पष्ट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जुड़े थे ओम सिंह राणा, जो पूर्व नौसेना अधिकारी रह चुके हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को बिल्कुल रिवोक नहीं करेगी। अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, होते रहेंगे। हमारे युवा को यह समझना होगा कि ये उनकी भलाई के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए, और युवा शायद ये समझ भी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसमें राजनीति कर रही हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन यह स्पेशल प्रोग्राम जारी है, आगे और भी बातचीत होती रहेगी। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। भारत बंद को लेकर धनबाद में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। हर चौक चौराहे पर जिला पुलिस बल के जवान ड्यूटी पर तैनात थे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शांतनु चक्रवर्ती ने शहर के ऐसे चौराहों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए पूरे झारखंड में प्रशासन की ओर से
काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं। जगह जगह पर पुलिस की गश्ती चल रही है ताकि किसी तरह का भी कोई अप्रिय घटना न घट सके। आप देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हम बिल्कुल धनबाद स्टेशन के पास खड़े हैं और यहाँ पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है ताकि चूँकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और लोगों को वहाँ पर कोई किसी तरह का अगर भीड़ आती है कहीं पर से जो लोग उपद्रवी हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में पुलिस जवान जो है यहाँ पर तैनात हैं और लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसका भी ख्याल पुलिस जवान रख रहे हैं। जो भी यहाँ आते हैं उनको बताया जा रहा है कि यहाँ किस रास्ते से उनको जाना है और किस रास्ते से उनको उधर बैंक मोड़ की तरफ जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो हैं उनको थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है क्योंकि ये मुख्य मार्ग है स्टेशन से झरिया की तरफ जाने वाला, तो इस मार्ग पर जो है अभी बैरिकेडिंग है और ये सब कुछ इस वजह से क्योंकि यहाँ भारत बंद जो बुलाया गया है और पिछले दिनों जिस तरह का उपद्रव देखने को मिला, जगह जगह से भीड़ आई, उपद्रवी जो है टायर जला करके आग जला करके नारेबाजी करते हुए कहीं कहीं पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी किए। इन सब को देखते हुए आज की ये सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। सर यहाँ पे जो अभी जो व्यवस्था है काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था लग रही है। जी बिल्कुल, एकदम हम लोग सुबह से ही लगभग 6 बजे से ही हम लोग यहाँ से मौके सब पे तैयार हैं सब सिपाही के साथ, ताकि पहले भी इन लोगों के द्वारा क्योंकि इसमें जो है काफ़ी नौजवान है और काफ़ी जल्दी उग्र हो जाते हैं जिनके चलते काफ़ी रेलवे के नुकसान भी हुई है, इसलिए यहाँ व्यवस्था कुछ टाइट है सब बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे को जिस तरह की नुकसान पहुंची है, आपको बता दें कि रेलवे को 700 करोड़ रुपए के नुकसान इस अग्निवीर योजना को लेकर के जो विवाद चल रहा है पूरे भारत में, इसमें जिस तरह से ट्रेनें जलाई गई हैं, ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया है, उसमें करीबन 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। और शहर में भी कई जगह पर बसें जलाई गई हैं, कई तरह से उत्पात मचाए उपद्रवियों ने, क्योंकि ये जो उपद्रवी हैं इनके साथ कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कई बार इसमें शामिल हो जाते हैं। कई बार पीछे में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, विभिन्न पॉलिटिकल संगठन होते हैं जिनका उकसाने की कुछ इस तरह की बातें होती हैं ताकि राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा सके और इस सब का जो असर होता है वो जो है शहर के विधि व्यवस्था पर पड़ता है, लोगों के जीवन पर पड़ता है और इन सब कुछ ना हो सके फिर से, इसके लिए ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अग्निपथ विवाद को लेकर के भारत बंद का आज दिन है और आप देख रहे हैं कि शहर में इस बंद का बहुत असर नहीं है। ज़रूर थोड़े दिन दूसरे दिनों के अपेक्षा थोड़ी गाड़ी आज कम चल रही हैं, लोगों का आना जाना थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन अगर कहें तो पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे बंद का कोई ऐसा असर दिख नहीं रहा है। शायद इसका एक कारण ये भी है कि भारत बंद और बिहार बंद और झारखंड बंद, इस तरह के जो बंद बुलाए जाते हैं, इस तरह के बंद से लोग परेशान हो चुके हैं। तो जो एक किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन का जो रास्ता होता है वो सिर्फ बंद से नहीं हो सकता, उसके लिए दूसरे लोकतांत्रिक तरीकों को अपना सकते हैं जो भी आंदोलन करते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन ये बंद जो है किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप एक आम आदमी से भी बात करें कि बंद के वो पक्ष में है या इसके खिलाफ है। बंद आपको क्या लगता है, बंद सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नहीं है सर, बंद करना भी मतलब ठीक नहीं है। सबको दूसरे आदमी को क्षति पहुंच रहा है, रेलवे ट्रैक सब बंद है, आदमी लोग जहां फंसा हुआ है वहीं कर रह जा रहा है। ठीक है, क्या लगता है विरोध करके दूसरा रास्ता अपनाना? दूसरा रास्ता विरोध करके आग जलाना ये सब सही नहीं है। शांति से माहौल से आप भीड़ इकट्ठा करके कुछ भी करें, किसी को क्षति ना पहुँचाया जाए। क्या नाम होता? राजकुमार सिंह। तो देखिए यहाँ पर राजकुमार जी थी, राजकुमार जी से हमने बात की और उनका भी ये मानना है, एक जुबा है, जुबा व्यवसायी हैं और उनका भी मानना है कि ये जो बंद है, बंद किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बंद के अलावा बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोकतांत्रिक तरीके हैं जिसके द्वारा जो हैं लोगों से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये जो है जिस तरह से बंद बुलाए जाते हैं, बंद से व्यवसायों को भी नुकसान पहुंचता है, लोगों को भी नुकसान पहुंचता है और ये बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी हम सिटी सेंटर, जो कि शहर का व्यस्ततम इलाकों में से एक है, वहाँ अभी खड़े हैं और पुलिस की भी भारी व्यवस्था यहाँ पर है। आप देख रहे हैं पुलिस अफसर यहाँ खड़े हैं, हर जगह पर यहाँ पे इंडियन रिजर्व बटालियन के भी जवान खड़े हैं और इस तरह से पूरी व्यवस्था जो है की गई है ताकि सुरक्षा में कहीं कोई किसी तरह की कोताही ना हो और कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है
और जो है ये जो बंद बुलाया जाता है, जैसा मैंने कहा कि बंद जो है हर चीज़ का, आपको लगता है कि बंद जो है हर चीज़ का सॉल्यूशन है? आई एम गवर्नमेंट स्टाफ, आई एम नो कमेंट। आप बताइए, बंद से कोई solution नहीं, है? बंद की समस्या का सोल्यूशन नहीं है। बंद की जगह पर दूसरा कोई लोकतांत्रिक रास्ता अपनाना चाहिए लोगों को। ये हम आप नहीं फील बता करते हैं? सकते। ये हम नहीं बोल सकते। बंद के आप सपोर्टर हैं या आप उसके खिलाफ? सर हम गवर्नमेंट स्टाफ हैं। अरे भैया, गवर्नमेंट स्टाफ है तो समझ रहे हैं, प्रत्येक बंद पॉलिसी के खराब साथ है या अच्छा है तो बताइए ना। बंद तो स्टाफ कोई है। बात नहीं, आप बताइए, आप देश में नहीं है। बंद तो जनता के लिए नुकसानदायक है किसी भी कंडीशन में। वही बात। तो आप देख रहे हैं ये अब जो है इनका भी कहना है, अभी जो भाई साहब से बात किया उन्होंने भी उनका भी वही कहना है कि बंद जो है ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बंद के जगह पर दूसरा कुछ जो है दूसरा कोई रास्ता अपनाना चाहिए। विरोध जरूर लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। सरकार की अगर कोई किसी तरह की कोई योजना से किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसके लिए और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बंद बुला करके लोग तकलीफ़ में होते हैं और जिनको ये सुरक्षा की व्यवस्था मिलती है उनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि जब तक चूँकि उनके ऊपर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है तो बिल्कुल सुबह से लेकर के और देर रात तक जो है उनको इन सारी चीज़ों की व्यवस्था में लगी रहनी पड़ती है और कहीं ना कहीं ये बड़ा तकलीफदेह होता है। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद के सिटी सेंटर से विशाल कुमार सिंह के साथ शांतनु चक्रवर्ती। और लगातार हम अपने स्पेशल प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, क्या परिस्थितियां हैं जो अग्निपथ योजना को इस कदर भारत बंद तक लेकर के आई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से शांतनु चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। शांतनु, आप मौकाए घटनास्थल पर गए, जिस पूरे एरिया में इस तरह की माहौल उत्पन्न हो गई है कि आज घटनास्थल मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्टेशन एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है, यदि उसको बैरिकेड करना पड़ा तो मैं उसको बेहिजक घटनास्थल कहूंगा। वहां पर लोगों का क्या हाल है, मुसाफिर विक्टिम बन गए हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हो गई हैं अग्निपथ योजना को लेकर जिसने इस पूरे खेल को घुमा कर रख दिया है? जी बिल्कुल, ये जो अग्निपथ की जो विवाद है इसका जिस तरीके से विरोध पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है, जिस तरह के उपद्रव हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो जनरल पब्लिक है, आम आदमी है, वो विक्टिमाइज्ड हुआ है। खास करके अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे एक ऐसा जगह है जहां से लोग अपने दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, अपने घर लौटते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में जाते हैं, तो ये आने जाने का ये जो जरिया है वो बिल्कुल बेहद बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आज जब हम लोग वहां पे धनबाद रेलवे जंक्शन पे पहुंचे तो जो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी वो चौंकाने वाली थी। लोग ये मानते हैं कि ठीक है, चलिए कोई चीज का विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध का ये तरीका नहीं है तो होता है कि उपद्रव किया जाए या बंद इस तरह की तरीके से किया जाए। इसका सीधा असर आम पब्लिक पर आ जाता है और ये कहीं ना कहीं एक बैकफायर वाली स्थिति होती है। तो आम पब्लिक जो है, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है शांतनु, आम आदमी की बात कोई नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, एक जो सेना में नौकरी करने के लिए ही बैठा है, नौकरी ही पाना चाहता है, जिसको युवा वर्ग जोड़ करके हम बोल रहे हैं, और दूसरा सरकार और विपक्ष। यही कुछ ऐसे लगते हैं लोग हैं जो इस पूरे देश में बात इन्हीं के इर्द गिर्द हो रही है। आम जनता शुरू से विक्टिमाइज होते आई है, आज भी हो रही है। जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके पास लोग वोट मांगने आते हैं, उसी को कोई नहीं सुनता है। किस ओर जाएगा हमारा देश पता भी नहीं चल रहा है। आपकी क्या टेक है इसमें? जी बिल्कुल, ये जो तरीका जो देश में एक बनता चला जा रहा है, एक तरफ जो ये जो शिफ्टिंग है लोगों की इस तरह के चीजों को लेकर के, ये बड़ा चौंकाने वाला है और इससे देश की जो प्रगति है कहीं ना कहीं ये बाधित होती है। कहीं ना कहीं जिस चीज को लेके लोग कर रहे हैं ठीक उसका उल्टा असर होता है। इससे क्या होता है कि जो पब्लिक ओपिनियन बनती है इस तरह के चीजों में, जो भी अपना विरोध जताते हैं उनके प्रति जो पब्लिक ओपिनियन बनती है वो सहानुभूति की नहीं हो पाती है, बल्कि वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। लोग जो है इसको एक तरह का दहशत का माहौल एक बन जाता है और लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी की बात कोई नहीं करता, जो है अब सभी के अपने अपने मुद्दे हैं। महसूस जी कराया जाता रहा है और कराया जाता रहा है। सिर्फ शांतनु रेल के पहिए नहीं थमे हैं, ट्रक और बस के पहिए नहीं थमे हैं, राजस्व के पहिए भी थमे हैं। एक दिन के बंद ने करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान कराया है। विकासशील देश हैं हम, क्या ऐसे ही विकास कर पाएंगे?
बिल्कुल, ये जो चीज है, आज आपको बता दें कि अभी जो रेलवे के पिछले दिनों जिस तरीके से रेल के इंजन जलाए गए, रेल के पटरियों को, रेल के स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया, रेल के बोगियों में आग लगाई गई, इससे तकरीबन 700 करोड़ रुपए की नुकसान हुई है। आखिर ये किसका रुपया है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो भी उपद्रव करते हैं, जो भी विरोध करते हैं, उनको क्या ये चीज की समझ क्यों नहीं हो पाती कि उनकी ही पैसे हैं, जो टैक्स पेयर के जो पैसे हैं, हमारी दिए हुए टैक्स के रूप में जो पैसे हैं, जो सरकार के राजस्व के रूप में, जिसमें सरकार इस तरह की जो भी विकास की योजनाएं चलती है उसमें पैसा लगाते हैं, वो जो है हमारे ही पैसे हैं। तो हम इतने बुद्धिहीन हो गए हैं कि हम अपने ही पैसे को जला रहे हैं। ये सोचना बहुत जरूरी है। विरोध के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन विरोध के तरीकों में ये इस तरह का उपद्रव करना, इस तरह के जलाना, इस तरीके से जो सबवर्सिव एक्टिविटीज जो होती हैं, ये देश को नुकसान पहुंचाता है और देश की बड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चाहे किसी भी फैसले के मत में हो या ना हो, लोकतंत्र के नाम पर हिंसात्मक विरोध कहां तक जायज है? बिल्कुल, ये बड़ा ही बुरा चीज है कि देखिए, कहीं भी जो विरोध होता है, ये देश तो गांधी का देश है, सबसे बड़ा चीज ही गांधी का देश है। इतने क्रांतिकारी यहाँ हुए हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध में इतना जो उनके खिलाफ जो विरोध होते थे, वो सारे तरीके हमारे पास हैं। तो कहीं ना कहीं हम शायद गांधी के रास्ते से हट करके कहीं दूसरे तरफ चल पड़े हैं। ये जरूर सोचना चाहिए और ये युवाओं को सोचना है। शायद बापू भी, गांधी जी भी यही सोच रहे होंगे कि जिस सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, आज खुद अपने देश की अंदरूनी स्थिति क्या हो गई है। किसी से आज़ादी भी तो नहीं मांगनी है, लेकिन कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे तमाम बातचीत करने के लिए शांतनु जी आपका बेहद शुक्रिया। रेल प्रशासन की ओर से भी भारत बंद को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। धनबाद स्टेशन पर जाकर हमारे सहयोगी शांतनु चक्रवर्ती ने यात्रियों से बातचीत करते हुए बंद का जायजा लिया। अग्निपथ विवाद को लेकर आज भारत बंद बुलाया गया है और भारत बंद को देखते हुए रेलवेज की तरफ से सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। लगभग सारे स्टेशन पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ को ड्यूटी पर लगाई गई है। यात्री जो हैं उनको थोड़ी तकलीफ ज़रूर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे गाड़ी जो हैं कैंसिल किए गए हैं, जबकि बहुत सारी गाड़ियों का जो समय है वो बदला गया है, वो चेंज लेट हो रहा है। तो लोगों को थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है। और स्टेशन पर आप देख सकते हैं अमूमन रोज़ जो भीड़ रहती है वो भीड़ आपको आज दिख नहीं रही होगी। बिल्कुल यहाँ पर धनबाद स्टेशन पर फिलहाल हम लोग हैं और यहाँ पर काफ़ी यात्री सोए पड़े हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि उनको टाइमिंग जो है, टाइमिंग गाड़ियों की बहुत सारी टाइम जो है वो बदली गई हैं। कई गाड़ियाँ कैंसिल है और इस तरीके से जो है रेलवेज़ ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर, हर जगह पर जीआरपीएफ और आपको अंदर में आरपीएफ जो है रेलवे सामानों की जो सुरक्षा है, रेलवे की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और ये कोशिश है कि रेलवे को किसी तरह की नुकसान ना पहुंचे। चूँकि ये जो इस बार जो हंगामा हुआ, जो उपद्रव हुए पूरे भारत में, खास करके बिहार, झारखंड और इन सब इलाकों में जो जिस तरह से उपद्रवियों ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसमें रेलवे को करीब 700 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। और इससे निपटने के लिए इस बार रेल की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, ताकि किसी तरह से भी रेल की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखा गया है कि किसी भी रेल यात्री को किसी तरह की तकलीफ ना हो। हालांकि रेलवे के जो यात्री हैं, रेल के जो यात्री हैं जो रेल से आते जाते हैं, उनको थोड़ी ज़रूर परेशानी हो रही है, क्योंकि गाड़ियां बहुत सारी लेट हैं, बहुत सारी गाड़ियां कैंसिल है, जिसके बारे में बहुत लोगों को सूचना भी नहीं है। इस तरह की भी बात है। तो अभी हमारे साथ एक यहाँ पे रेल यात्री हम उनसे बात करेंगे। उनको कहीं बाहर जाना है और क्या गाड़ी उनको शायद उनकी लेट है। भैया कहाँ जाना है आपको? हमको चेन्नई जाना है। क्या स्थिति है? गाड़ी तो लेट हो रहा है, 3 घंटा लेट है, इसलिए थोड़ा दिक्कत में है अभी। आप कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई जा रहे हैं। चेन्नई जा रहे हैं। गाड़ी लेट होने से हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है, खाना पीना सब कुछ का प्रॉब्लम चल रहा है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह के रेलवे को एक तरह टारगेट किया जाता है हर चीज़ में? ऐसे तो सब लग रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रेन जो बहुत लेट है, 5-5 घंटा 6-6 घंटा ट्रेन लेट है। तो आप देख सकते हैं रेलवे की जो अभी जो परिस्थिति है, एक तरह का एक अघोषित कर्फ्यू सा लगा हुआ है और एक आतंक है, लोगों के मन में एक दहशत है कि कहीं
हम जा रहे हैं कहीं पर रेल रोक ना दिए जाए, रेल को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। रेल की जो टाइमिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें हेर फेर की गई है, जिसकी वजह से दिक्कत है। आप समझ सकते हैं कि जो बाहर से आए हैं, जिनको अपना घर लौटना है, वो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। और चूँकि भारत बंद है तो कुछ जगहों पर जो है कुछ जो गाड़ियाँ जो जनरल गाड़ियाँ हैं, सवारी गाड़ियाँ हैं जो लेकर के लोगों को स्टेशन तक पहुँचती है, वो भी काफ़ी कम चल रहे हैं। वो भी एक वजह है कि लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, स्टेशन तक पहुँचने के लिए। बाकी अगर बात करें रेलवेज़ की, तो रेलवेज़ की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जीआरपी के जवान बाहर जो है रेल की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, और साथ ही साथ रेलवे की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ पर है, तो आरपीएफ को भी जो है वो अपनी ड्यूटी पर लगाई गई है। काफ़ी संख्या में बल, अतिरिक्त बल डेपुट किए गए हैं ताकि रेलवे की संपत्ति को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद स्टेशन से कैमरामैन विशाल सिंह के साथ शांतनु चक्रवर्ती। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भास्कर सुमन झा, जो प्रदेश सचिव हैं सोशल मीडिया सेल आम आदमी पार्टी झारखंड से। भास्कर जी, कोयलांचल लाइव में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहला स्पष्ट सवाल। मेरा धन्यवाद। जी, बेशक, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला और स्पष्ट सवाल मेरा आपसे है, आप विपक्ष में हैं जी, क्या विपक्ष के नाते हमेशा विरोध होगा? जी बिल्कुल नहीं। जी, तो जो हो रहा है इस पर आपका क्या टेक है? ये बात बना जा रहा है विपक्षीय पार्टी भ्रम की स्थिति उत्पन्न पैदा करने की कोशिश कर रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए, हम लोग एक कहावत सुनते थे, जले कटे पर नमक छिड़कना। तो ये वही स्थिति है। एक तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। जो युवा हैं वो सुबह 4 बजे से उठकर पसीना अपना बहाना शुरू करते हैं, और इस उम्मीद में कि हमें फौज में जाना है, हमें सेना में भर्ती होना है। ठीक है। लंबे समय से इसकी प्रक्रियाएं बाधित होती है। कुछ लोग लिखित परीक्षा पास कर लिए, उनका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, और अब तक ज्वाइनिंग का इंतजार है। उसके बाद सरकार उनको नौकरी न दे करके एक नया सगफा छोड़ देती है कि 4 वर्ष के लिए अग्निवीर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये उनके जख्मों पर जो है वो एक नमक छिड़का गया, जिसका ये प्रतिक्रिया। हालांकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के हिंसात्मक प्रदर्शन का कोई समर्थन नहीं करती। वही तो हो रहा है ना भास्कर जी। जी, लेकिन जो हो रहा है इस पर आगजनी, इस पर आम आदमी पार्टी इस तरह के आगजनी के प्रदर्शन से खुद को अलग करती है और इस तरह की चीजों का कभी समर्थन नहीं कर सकती। लेकिन जो प्रॉपर्टी जितनी आम आदमी पार्टी की है उतनी ही बीजेपी की भी है और कांग्रेस की भी है। लेकिन जो युवाओं के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी उन मुद्दों के साथ है कि सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित ना करे, बल्कि उनको रोजगार का उचित मुहैया, जो रोजगार के अवसर होते हैं वो मुहैया कराएं। 21 साल उम्र थी, कोरोना के टाइमलाइन को यदि देखा जाए, 2 साल को माइनस भी किया जाए तो उसको बढ़ा के 23 तो कर ही दिया गया है। अब क्या आपत्ति है? ये आपत्ति ये है कि ये 4 साल के लिए क्यों? अगर अभी मैं कई सुन रहा था, अभी कई साथी आपके चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि ये देश सेवा है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। तो 2 बातें, अगर देश सेवा है तो फिर इसके लिए वेतन क्यों किया जा रहा है? फिर जैसे एनसीसी का सिलेबस हमारे यहाँ पहले से कॉन्सेप्ट है, आप इसको उसी तरह अनिवार्य कर दीजिए, लोग करेंगे। कॉलेज स्टडीज में इसको आप जोड़ दीजिए, लोग करेंगे। लेकिन जब आप इसमें सैलरी और जब आप इसमें पीएफ इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ देश सेवा नहीं, एक रोजगार है। और जब रोजगार की बात आती है तो हमारे यहाँ का जो समाज है, हमारे यहाँ की जो पीढ़ी है, वो रोजगार के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं। वो अपनी मेहनत के साथ अपने पूरे शरीर को झोंक कर अपने आप को तपाते हैं नौकरी के लिए। और अगर आप उनके पूरे तपस्या पर अगर आप अपने एक इस तरह के छोटे प्रपंच के साथ उनको चीट करेंगे, तो मेरे ख्याल से पूरे देश भर में जो विरोध हो रहा है ये वाजिब विरोध है। सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर अचानक से 7 दिन पहले तक सोया हुआ युवा वर्ग क्यों अचानक जाग गया है। क्या इसके लिए पीछे राजनीति नहीं हो रही है? आपको नहीं लगता है कि युवाओं को जगाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो बाद में युवाओं का शुरू किया हुआ आंदोलन है। भास्कर जी, आपने जो हिंसक विरोध हो रहा है उसमें जो युवा मौजूद हैं, शायद आपने उन पर गौर नहीं किया होगा। कईयों की उम्र 30 वर्ष से ज्यादा है, जिनका इस पूरी योजना से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, दोनों पक्ष है। जो समर्थन करने वाले लोग हैं वह भी 30 वर्ष से ऊपर के हैं। हाँ। और विरोध करने वालों में भी कई लोग हैं जो 30 वर्ष से ऊपर के हैं। लेकिन छात्रों का क्या होगा जो इसमें कुछ नहीं कह पा रहे हैं और शायद इसे एक बेहतरीन अवसर समझकर राष्ट्रभक्ति की भावना से सेना में जुड़ना चाहते हैं? साइलेंट स्टूडेंट्स के द्वारा ही ये शुरू किया गया आंदोलन है। ये राजनीतिक दल तो बाद में इसके सहभागी बने।
ये स्टूडेंट्स के द्वारा ही आप अगर एक मैं राउंड अबाउट में कहता हूँ, आप सर्वे करेंगे सुबह के मैदानों में जो लोग दौड़ते हैं आर्मी की तैयारी के लिए, ये आप उनसे जाकर के उनसे बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, वो आपको उनके जो असंतुष्टि है उससे आपको एहसास हो जाएगा कि सरकार ने किस तरह से भावनात्मक रूप से धोखा दिया है। क्या कंपटीशन की भी कमी है? क्योंकि 100 में 25 तो रेगुलराइज हो ही जाएंगे 4 साल के बाद, तो क्या वो जो 75% है उनको लगता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि उन 25 में शामिल हो पाए? ये भी एक समस्या है। सबसे पहली बात तो इस 25 का जो सरकार कह रही है, तो इस 25 का कुछ गारंटी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सरकार ऐलान पे ही आएंगे ना। आखिर अगर किसी चीज की गारंटी नहीं है तो विरोध की भी तो कोई गारंटी नहीं है। मैं उस पर आ रहा हूँ। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का भी ऐलान हुआ था, ठीक है। 10 लाख रोजगार की अभी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। तो अगर रोजगार पर अमल किया गया होता तो शायद मेरे ख्याल से ये स्थिति ना होती। आज लोग कहीं ना कहीं रोजगार में होते, इतनी भारी संख्या में युवा सड़कों पर नहीं होते। तो इस बात का जो निश्चितता है कि हमको 25% लोगों को रोजगार मिलेगा, ये विश्वास युवाओं के मन में जो था सरकार ने खो दिया है। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है भास्कर जी जो कहता है कि आप शुरू तो होने दीजिए रिक्रूटमेंट, फिर आप देखिएगा कि 100 के जगह 1000, 2000, 3000 लोग नहीं आए उसमें भर्ती लेने के लिए, तब तो क्या वो जो पैमाना होगा वो बेहतर पैमाना नहीं होगा इस पूरी योजना को जज करने का, उसकी सफलता को जज करने? नहीं आ रहा हूँ कि कितने वर्ष तक? हाँ, 4 वर्ष तक ही ना जी। तो 4 वर्ष के बाद युवाओं की इस बात की क्या गारंटी है? सरकार क्या इस बात की गारंटी लेती है 4 वर्ष के बाद भी उनका करियर डेवलप कर सकेगा? सरकार ने एक प्रोविजन छोड़ा है, इस प्रोविजन के भरोसे तो पूरे देश की लगभग जो 43% युवाओं की जो आबादी, उसको तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना। आप 17 से 21 साल तक युवाओं को प्रलोभन दे रहे हैं। ये वो उम्र होता है जब लोग 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में लेते हैं। यहाँ से उनके पास स्ट्रीम होता है, इंजीनियरिंग का होता है, मेडिकल का होता है, IAS का होता है, अन्य क्षेत्रों की होती है। अगर ये उस समय में कैरियर के साथ साथ देश सेवा की ओर जाते हैं, देश सेवा तो हर भारत के 135 करोड़ भारतीयों में बसा हुआ, वो अन्य माध्यमों से देश सेवा ही कर रहे हैं। एक इंजीनियर भी देश सेवा कर रहा है, एक डॉक्टर भी देश सेवा कर रहा है, एक फौजी भी हमारे देश सेवा करते हैं, सब लोग देश सेवा कर रहे हैं। जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देश सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो लोग जो 18 से 21 में अपनी पूरे एफिशिएंसी को आर्मी की तरफ मतलब लगाएंगे, फिर उनको वो पैसा मिलेगा, फिर 4 साल के बाद सरकार ये उम्मीद करेगी कि फिर वो पढ़ करके खड़े हो सकेंगे, तो मेरे ख्याल से ये हाइपोथेटिकल है। सरकार को जमीनी स्तर की समझ होनी चाहिए। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल में अगर वो पीपुल के जो कॉमन है हर चीज में कंडीशन में पीपुल, अगर उन्हें पीपुल की भावनाओं का ख्याल नहीं है तो मेरे ख्याल से सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार तो नहीं होना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा और विशाल देश है जी, बिल्कुल। इस योजना के फलस्वरूप एक यह भी कयास लगाया जा रहा है कि हमारी सेना की जो औसत उम्र है वो जवान हो जाएगी, 32 से 26 आ जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जवान लोगों को बेशक देश की सेवा में अग्रसर होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उम्र मायने रखती है। जवानों को ही तो लिया जा रहा है, इसके बाद बोला जा रहा है कि उन्हें हम सर्टिफिकेट्स देंगे, स्किल सर्टिफिकेट्स देंगे, उनको आगे कॉर्पोरेट्स में सहूलियत होगी, CAPF असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। दरवाजे तो खोले गए हैं भास्कर जी ना। अगर ठीक हो तो मुझे ये भी मालूम है कि जो पूर्व में भी हमारे सेना के जवान रिटायर होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी में प्रेफरेंस दिया जाता है। मैं कहता हूं कि आप एक सर्वे कर लीजिए कि कितने प्रतिष्ठानों में कितने प्रतिशत लोगों को अब तक रोजगार मिला है। अगर आप सिर्फ इंश्योर कर रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड तो होना चाहिए। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीज हो जाएगा? जो पहले का आधार बना हुआ है आप उसका तुलनात्मक अध्ययन निकाल करके रख दीजिए लोगों के सामने कि इतने लोग करते हैं, अभी तक इतना % होता है और हम दावे के साथ करें इतना % होगा। और अगर नहीं है तो फिर सरकार ने अब तक 3 सुधारें क्यों कर ली? अगर इतना ही परफेक्ट था तो अब तक 3 सुधार क्यों हो गया? तो कई बुनियादी सवाल तो इसके अंदर में छुपे हुए हैं जो सरकार खुद ही मान रही है। तो मेरे ख्याल भी आई थी कृषि योजना की भी, यदि बारीकियों को समझा जाए तो एक्सपर्ट्स मानते थे कि ये बहुत ही बेहतर योजना है। हालांकि किसानों तक इस योजना के कितने बेनिफिट्स है वो नहीं पहुंच पाए और उन्हें उसे रिवॉक करना पड़ा। तो अग्निपथ योजना के बारे में विपक्ष होने के नाते आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है? देखिए, मेरा विचार है कि जिस तरह से कृषि योजना को सरकार ने वापस लिया था, इस योजना को भी वापस लेना चाहिए और इसके जगह पे कंक्रीट जो योजना है, जो युवाओं की फौज की जो वैकेंसियां रुकी हुई है, पहले उसे रेगुलराइज किया जाए। और लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से वो नियुक्ति प्रक्रिया बाधित है।
तीनों ही आर्मी, एयरफोर्स का भी और थल सेना का भी, इन दोनों के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक काफी उम्र इसमें चला गया है, उन लोगों को पहले मौका मिलना चाहिए, फिर सदन में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर सदन से ये प्रस्ताव पारित होकर के आता है तो लोग अपने क्षेत्रों में वहां अपने चीजों को समझा सकते हैं लोगों को जाकर। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे भास्कर जी, और बिल्कुल ये पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि युवाओं के हित में जो योजना आती है वो क्लिक कर जाती है, और युवाओं के अगेंस्ट जो योजना आती है वो फ्लॉप कर जाती है। तो युवा बहुल देश है, तो क्या आपको लगता है युवा के ही इर्द गिर्द, उसी के वोट बैंक पर अब सारी राजनीति होगी? नहीं, पहले तो मतलब ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि युवाओं के हित को और युवाओं के अहित को कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, क्योंकि सरकार इस बात को तय नहीं कर सकती है कि वह सत्ता में है तो वह जो भी करेगी वह हित में ही होगा। और विपक्ष होने के नाते मैं भी यह कह सकता हूं कि मैं भी जो विरोध करूंगा वो उनके हित के खिलाफ ही होगा, ऐसा भी नहीं है। तो यह तय होना चाहिए, ये तय कैसे होगा? चलिए ठीक है, तय कैसे होगा, शायद विपक्ष पक्ष सबको एक साथ बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, शायद इसी ओर आप इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, युवाओं के मन की बात को समझनी होगी, उनके अपॉर्चुनिटीज को आपको लूज करके उसको किसी अन्य दिशा में उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये मेरे ख्याल से संभव नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है भास्कर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखा, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे भास्कर सुमन जी, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, विपक्ष में हैं, और उन्होंने विपक्ष के नाते अपनी बातें स्पष्ट की। अंत में कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो शायद किसी भी गोल्डन स्कीम की बातों को जनता के, उस आम जनता तक बहुत ही सुगम तरीके से पहुंचाना अब हमारे देश में मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर एक योजना के पीछे राजनीति होती है, उस राजनीति के घेरे में छात्र आते हैं, छात्र युवा होते हैं, और वही युवा एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, ध्यान रखिएगा। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।